हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए, न्यूनतम दूरी और यहाँ पर है स्पष्ट दृष्टि। स्पष्ट दृष्टि या आपसे बोला जाए स्वस्थ नेत्र, है ना। स्पष्ट दृष्टि मतलब स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी आपसे पूछे। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है वह दूरी जितने पास की चीज या वस्तु व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती है ना। इसे हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये है आपकी आंख, ठीक है ना। यहाँ पर है लेंस। तो लेंस के पास या आंख के पास कोई वस्तु कितने नजदीक रखी जाए कि वो उसे स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कि अगर वस्तु यहाँ पर रखी जाती है, स्पष्ट दिखाई देती, यहाँ रखी जाती है, स्पष्ट दिखाई देती। लेकिन अगर वस्तु को हम यहाँ रख देते तो ये स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मतलब कि न्यूनतम दूरी इतनी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इतनी कही जाएगी, ना कि इतनी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो आंख के नजदीक या आंख के मिनिमम डिस्टेंस पर वह दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आप सभी ने देखा होगा, यदि आप किसी बुक को या कॉपी को अपनी आंख के ज्यादा नजदीक लाते हो तो आपको अक्षर धुंधले दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप वस्तु को अपनी दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से भी पास लेकर आ गए हो, जिस वजह से आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जहां तक स्पष्ट दिखाई दे उसे हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है स्वस्थ नेत्र की। तो यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके लिए अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है। और अगर देखिए, न्यूनतम दूरी मतलब मिनिमम, है ना, मिनिमम। और एक होता है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है हमने देखी, 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है? वो होती है इनफाइनाइट, मतलब अनंत होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब ये होता है नेत्र, यहाँ पर होता है लेंस। तो आपसे पूछा गया है एक कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है। यहाँ कहाँ पर? ये होता है रेटिना। रेटिना पर बनता है। अगर रेटिना के आगे बने, यहाँ पर अगर बनता है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर हम बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। ठीक है, कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। और अगर यहाँ पर बन जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपसे पूछा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र की बात हो रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ये कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। सही आंसर क्या हो गया? रेटिना पर। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। यहाँ पर नंबर मिसिंग कर दिया है, आप लिख लीजिए कि मान लीजिए 2 डायोप्टर, ठीक है ना। ऐसा आप लिख लीजिए कि +2 डायोप्टर। ओके, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जो क्षमता होती है लेंस की, क्षमता इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ है और ये किस चीज में है? सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर 100 करें, या फिर 1 अपॉन एफ। और ये किस चीज में होती है? मीटर में, ठीक है। एफ क्या है? एफ है अपनी फोकस लेंथ, फोकस लेंथ, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया +2 डायोप्टर है अगर, तो +2 और यहाँ पर 100 अपॉन एफ। और ये किस में होगा? सेंटीमीटर में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ सेंटीमीटर में हो जाएगी 50, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। ओके, समझ गए आप लोग? ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। अगर सेंटीमीटर में दी हो तो ऊपर 100, और अगर मीटर में दी हो तो 1 कर देते हैं। आपसे पूछा गया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या उस चीज को बोलते हैं जिस गोले से दर्पण को काटा गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अवतल लेंस की, है ना, अवतल दर्पण की, तो ये कौन सा है? ये है अवतल दर्पण, मतलब कॉनकेव या अवतल, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये है उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब कि कॉन्वेक्स, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है। अब
ये होती है अक्ष, सॉरी मुख्य बिंदु है ना। और इसके मध्य से, मुख्य बिंदु से होती हुई जो रेखा जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं एक्सिस, मतलब अक्ष। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, और इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देते हैं एक्सिस। ओके। अब एक्सिस तो ये हो गई। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, ये गोला इस तरह से होता है कंप्लीट, ठीक है, इस तरह से इस गोले को कंप्लीट करोगे, और अगर इसके तरफ जाओ तो ये गोला इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आपकी जो वक्रता त्रिज्या कहलाती है वह कहलाती है इतनी, ये वाला एरिया, ये होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है ये होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इस वाली डिस्टेंस को। और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो जिस गोले से दर्पण काटा गया है उस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ये होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए समतल दर्पण होता है इस तरह का, है ना, एकदम सीधा होता है समतल दर्पण, ये कहीं से मुड़ा हुआ नहीं होता है। तो आप, ये किसी गोले का पार्ट नहीं है ना। अगर ये गोले का पार्ट होता तो आप बोल सकते थे कि वक्रता त्रिज्या, आप उसकी काउंट कर सकते थे, क्योंकि अगर मुड़ा हुआ है, गोला है, तो वो कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट होगा, और उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। लेकिन समतल दर्पण किसी तरह का कोई गोला नहीं होता है, तो जितने दूर तक जाते जाओगे केवल ये त्रिज्या ही चलती जाती है, और ये कितनी होती है, इनफाइनाइट। याद रखना है आप, ये इनफाइनाइट होती है। ओके, तो समतल दर्पण के लिए कितनी होती है वक्रता त्रिज्या, इनफाइनाइट, याद रखना है। ओके। वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी, कुछ भी पूछे आपसे, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है फोकस दूरी अपॉन टू, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला उल्टा हो गया है, ये फोकस दूरी अपॉन टू नहीं होता है, एक मिनट, वक्रता त्रिज्या इक्वल टू होता है टू इंटू फोकस दूरी, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, आपको ये बताना है। ओके। आपके ऑप्शन है लाल, हरा, नीला या बैंगनी। देखिए इंद्रधनुष के कलर का क्रम क्या होता है, विबग्योर होता है ना। यहाँ से होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, यहाँ पर आपसे जैसे पूछा है प्रकाश का विचलन अधिकतम, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो जो विचलन होता है, क्या होता है, विचलन, लिख देता हूं मैं, विचलन कैसा होता है, कम, मतलब घटता है ना। तो इस वाले का अगर आप देखो तो इसका विचलन कैसा होगा, मैक्सिमम, वायलेट का मतलब बैगनी का मैक्सिमम होगा, और रेड का कैसा होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम, ठीक है ना। याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा मैक्सिमम किस चीज का होता है, तो बैगनी रंग का। ओके। अगला क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, अधिकतम फोकस दूरी आपको बतानी है, किस में होती है लेंस की अधिकतम फोकस दूरी। देखिए लेंस जो होता है वो प्रकाश सुग्राही होता है। ओके, मतलब प्रकाश के लिए सुग्राही होता है लेंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है प्रकाश की, ठीक है। अब देखिए वेव की ओर आपको बोला है ना, और आपसे पूछिए फोकस दूरी लेंस की। अब आपने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है, मतलब कि सनराइज होती है और सनसेट होती है, सनसेट है ना, तो सनसेट होती है, और आपने देखा होगा कि दोनों में ही जो हमें दिखता है, हमें रेड कलर दिखता है, दिखता है ना, जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो हमें रेड कलर दिखता है। मतलब कि रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है, ठीक है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। और यही रीजन होता है कि जो जिस कलर की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, फोकस दूरी लेंस की उतनी ही ज्यादा होती है। समझ रहे हो, लेंस की फोकस दूरी उस रंग के तरंग दैर्ध्य के इक्वल होती है, समानुपाती होती है। जैसे कि अगर आप बात करो इस दिशा में जाने पर, तो जो फोकस दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, इंक्रीज होगी, है ना। ये चीज आपको याद रखना है, सबसे कम होगी वायलेट के लिए मिनिमम, और सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, रेड के लिए मैक्सिमम। ये चीज आपको याद रखनी है। और इनके बीच में भी जो बाकी कलर होते हैं, और भी कलर जो होते हैं जो दो के या तीन के मिक्सचर मिक्सचर से बनते हैं,
और हमें दिखाई देते हैं, उन सभी की रेड से कम ही होती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर लेंस की फोकस दूरी की बात करें दृश्य प्रकाश के लिए, तो वो रेड के लिए होती है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है? मानव नेत्र के उन्नत दृष्टि दोष, उन्नत मतलब यहाँ पर बोला गया दूरदृष्टि दोष, दूरदर्शी में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, या उपरोक्त सभी में। तो उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है वो सभी में किया जाता है। मानव नेत्र में कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है, ठीक है। हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। ये होता है हमारा क्या? रेटिना, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कई बार अगर हम देखें तो कई बार जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। मतलब अगर ये वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या होगा? यहीं पर बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर बनने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और अगर पास में बन जाता है तो हम उसे ये बना है पहले तो इसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और अगर दूर बन जाता है, मान लीजिए यहाँ से गई कोई किरण और यहाँ पर बन गया, पीछे की तरफ बन गया, ठीक है, तो बन जाता है दूर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोल देते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। ये होता है दूरदृष्टि दोष और ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब क्या करना है कि अगर हम दूरदृष्टि दोष को कम करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें दूरदृष्टि दोष को कम करना है, तो हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा देंगे। अब जब ये उत्तल लेंस लगेगा तो जो किरणें जा रही हैं वस्तु से निकलकर, वह किरणें कुछ हद तक झुक जाएंगी, कुछ हद तक झुक जाएंगी। यहाँ से किरण गई और ये कुछ हद तक झुक जाएंगी, और यहाँ पर हमारा नेत्रलेंस उन उन किरणों को और भी ज्यादा झुका देगा, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है? रेटिना पर। तो इससे क्या होता है? इससे दूरदृष्टि दोष खत्म हो जाता है। मतलब दूर दृष्टि दोष निवारण में उपयोग करते हैं हम किस चीज का? उत्तल लेंस का। क्योंकि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, जो किरणें पीछे मिल रही थी वो अब रेटिना पर मिलने लगी, हमने उत्तल लेंस को लगा दिया इस वजह से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक ऊंचा है? दृष्टि क्षेत्र की आपसे बात की जा रही है। देखिए दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है कितने एंगल से आप देख पा रहे हो, कितने कोण से देख पा रहे हो। समझ गए? मतलब कि आपने देखा होगा कि जो उल्लू होता है, उल्लू काफी पीछे तक देख लेता है, वो अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेता है, तो उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा है। जो उल्लू होता है, उल्लू का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, करीब 270 डिग्री का दृष्टि क्षेत्र क्षेत्र होता है। वहीं अगर मानव की बात करें तो 120 के आसपास ही देख पाता है मनुष्य, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम दृष्टि क्षेत्र, कि कितने बड़े एरिया को आप कवर कर रहे हो। अगर ये आपकी आंख है, ये अगर आपकी आंख है, ये, तो ये वाला हो गया दृष्टि क्षेत्र, इतना आप देख पा रहे हो। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है दृष्टि क्षेत्र, ये वाला एरिया। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। ओके, मैं लिख देता हूं, इसे हम बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र, ठीक है ना। ये वाला पूरा एरिया होता है दृष्टि क्षेत्र, आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया है किसका सबसे ज्यादा होता है, अधिक पूछा है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण की, समतल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र कितना है? बस इतना, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में कितना होगा? इतना। ये रहा अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, इस तरह से होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में इतना होता है, ये। आप खुद देखो, इसका दृष्टि क्षेत्र ये रहा, इसका दृष्टि क्षेत्र मात्र इतना है, और इसका दृष्टि क्षेत्र सिर्फ इतना है। तो सबसे ज्यादा किसका आपने देखा? यहाँ का, कॉन्वेक्स लेंस का। ये कौन सा? ये है कॉनकेव मिरर है ये। और ये कौन सा होता है? नॉर्मल, मतलब साधारण मिरर, जनरल मिरर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र होता है उत्तल का, फिर होता है अवतल का, और फिर होता है सामान्य दर्पण का, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा है, मतलब कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 483 का ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है ना, और एटॉमिक मास डिफरेंट,
ठीक है ये चीज। अब देखिए यूरेनियम के कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 3, यूरेनियम के भी 3 होते हैं। लेड का नहीं होता, लेड का कोई समस्थानिक नहीं है। तो क्या हो गया पोलेनियम, पोलेनियम के कितने होते हैं 27, ये चीज आपको याद रखनी है। पीओ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलोनियम को, ठीक है ना। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 84, ये चीज याद रखना है। इसे नाम किसने दिया था पोलोनियम, तो ये दिया था मैरी क्यूरी ने, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है कि मैरी क्यूरी ने इसका नाम दिया था। ये जो मैरी क्यूरी है ना, ये पियरे क्यूरी की बेटी है। ओके, इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है, ये चीज आपको याद है। केवल क्यूरी फैमिली ही ऐसी है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, जैसे कि मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद मैरी क्यूरी और उनके पति को भी नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां क्या कहलाती हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां आपने देखा होगा, जो आवर्त सारणी है इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं हम आवर्त सारणी को, और यहाँ पर भी बने हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है, बनी हुए होते हैं आवर्त सारणी। तो उन्होंने पूछा है कि जो ये वाले होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कुछ इस तरह से भी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि ये क्या है, आपको बताना है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आवर्त। तो आपसे पूछा गया है ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब कि इस तरह की लाइन, इन्हें क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एमकेएस पद्धति से तात्पर्य क्या है। एमकेएस, एम से क्या होता है, एम से लेंथ, LENGTH, इसे हम किससे मापते हैं, मीटर से। के, के से क्या होता है, के से होता है मास, मतलब द्रव्यमान, इसे हम किससे मापते हैं, किलोग्राम से। और एस से क्या होता है, समय, मतलब टाइम, और इसे हम किससे मापते हैं, सेकंड से, ये चीज है। इसके अलावा इसी तरह से सीजीएस भी होती है, अगर हम बात करें सीजीएस, तो सीजीएस में यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाता है, यहाँ पर ग्राम आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, सेकंड। एक एफपीएस भी होती है, एफपीएस, एफपीएस में क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है फुट, और यहाँ पे आ जाता है पौंड, और यहाँ पर क्या आ जाता है, सेकंड। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है। गति का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, ऊष्मागतिकी, या इनमें से कोई नहीं। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिक्स। और गति का अध्ययन किस में किया था, मैकेनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिकी में किसका अध्ययन किया था, सेमीकंडक्टर डिवाइस का, या फिर सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ऊष्मागतिकी में अगर हम देखें तो किस चीज का किया जाता है, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक लॉस, जो ऊष्मागतिकी के नियम होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प, मतलब आपको सही को चुनना है। कार्य बराबर विस्थापन गुणे बल, नहीं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बिल्कुल सही। आपने देखा होगा W = होता है F × D। F क्या होता है, F होता है फोर्स यहाँ पर, और D क्या होता है, D होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर, ये कई बार पूछ लेते हैं। जूल में भी बताते हैं वर्ग को, है ना। इसके अलावा अर्ग में भी बताते हैं बल बल को, ये सॉरी कार्य को, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी। गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, फैराडे ने, या गैलीलियो ने। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी, न्यूटन ने। ओके, आर्किमिडीज ने क्या दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था प्लवन नियम। ओके, याद रखना है। फैराडे ने किस चीज को दिया था, इलेक्ट्रोलिसिस। गैलीलियो ने क्या दिया था, दूरदर्शी, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक कौन सा है। पारा है, अल्कोहल है, पानी है, या ईथर है। इनमें से क्या है ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा के बारे में देखिए, सबसे देखो आप सभी को ये चीज पता है कि पारा सबसे अधिक है। और अगर हम बोले तो Hg जो होता है ना, Hg सर्वाधिक ऊष्मा सुचालक है, सर्वाधिक ऊष्मा सुचालक, समझ गए, ये है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन की इकाई क्या होती है। जीवन, जीन, कोशिका, जीव, या फिर डीएनए, क्या होती है जीवन की इकाई, सही बताइए, ऑप्शन बी। ओके, मतलब क्या होती है, कोशिका। और कोशिका सिद्धांत देखो, ये क्या था, ये बोला जाता है कि कोशिका को क्या कहा जाता है, जीव की संरचनात्मक, संरचनात्मक
और कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई। और ये जो चीज है ना, इसी को हम बोल देते हैं क्या, कोशिका सिद्धांत। इसे हम क्या बोल देते हैं, कोशिका सिद्धांत, है ना। और इससे भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लाडन ने दिया था। ओके, कोशिका सिद्धांत स्लाडन के द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, वही आ गया है। रॉबर्ट हुक ने दिया था, नहीं, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, हुक का नियम दिया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, कोशिका खोज, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी। इसके अलावा हुक का नियम, ठीक है ना, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इन्होंने ये कहा था। इसमें क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। ओके, ये था हुक का नियम। स्लाडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत खोजा था कि कि जो कोई भी जीव होता है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है। नॉल एंड्रूस्का ने क्या किया था, नॉल एंड्रूस्का ने किया था ये सब आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये किसने बनाया था, नॉलवा रुस्का ने। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखा गया है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर कौन सा होता है, दांत का एनिमल होता है, पेशियां, हड्डियां, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, दांत का एनिमल, जो कि मानव शरीर का सबसे ज्यादा कठोर पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसका उपयोग गंधयुक्त सूचक के रूप में किया जाता है। गंधयुक्त सूचक का मतलब क्या है, देखिए, सूचक का मतलब ये होता है जो कि किसी चीज का इंडिकेशन दे, है ना। मेन तो यही है, अगर हम सूचक की बात कर रहे हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि ये इंडिकेशन देगा, मतलब इंडिकेटर है। अब ये क्या होता है, गंधयुक्त, गंधयुक्त का मतलब ये है कि ये क्या करता है, अम्ल और क्षार में क्या होता है, रंग बदल देता है, रंग बदल देता है, इसे हम बोलते हैं गंधयुक्त सूचक, है ना। अब देखो, आपके ऑप्शन यहाँ पर है सेब, गाजर, प्याज, या ए और बी, दोनों है। आपसे ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्याज, है ना। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है, एक चीज आपको याद रखनी, एक आप प्याज तो याद रखोगे ही, साथ में आज आपको याद रखना है वेनिला, है ना, ये चीज भी, ये दोनों गंधयुक्त सूचक होते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक, देखो, प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक हम बोलते हैं तो नेचुरल होते हैं, और एक होते हैं क्या, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल कई तरह के होते हैं ना। एक तो आप जैसे ऑप्शन आप सभी को पता है कि चलो लिटमस है, तो लिटमस तो है ही, लिटमस तो है ही। लिटमस के अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप हल्दी, जो होता है हल्दी, हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक होता है। आपने देखा होगा गुड़हल के फूल होते हैं, गुड़हल फ्लावर, है ना, ये भी एक तरह का प्राकृतिक ही होता है। इसके अलावा लौंग होती है, ठीक है, ये भी प्राकृतिक ही होता है। और पत्ता गोभी, कौन सी गोभी, पत्ता गोभी, लेकिन कौन सी वाली, साधारण नहीं जो हम लेते हैं, हरी वाली नहीं, गुलाबी पत्ता गोभी, ठीक है। तो जो गुलाबी गोभी होती है, वो भी नेचुरल सूचक का ही काम करते हैं। वही अगर हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, फिनोफ्थिलिन, ये सब तो होते ही हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना, जो दिया हुआ है। इसके अलावा मिथाइल रेड और फिनोफ्थलीन, ये तो है ही, है ना। तो ये चीज जो है ये आपको याद रखना है कि केवल लिटमस नहीं होता है, हल्दी, गुड़हल फूल, लौंग और गुलाबी पत्ता गोभी ये होता ही है। इसके अलावा एक और चीज मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई है कि वेनिला, है ना, वेनिला भी होता है, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस क्या है, कोई फल होता है, वृक्ष होता है, पात्र होता है, या रंजक होता है। देखिए लिटमस हम सभी जानते हैं, लिटमस का जो लिटमस, है ना। अब इसका देखो, जो नेचुरल कलर कलर होता है, नेचुरल कलर, और एक होता है बेस में, इन बेस, और एक होता है इन एसिड। देखो जो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है वायलेट, याद रखना है। और जो अगर बेस में हम करते हैं तो बेस में कैसा हो जाता है, ब्लू, और एसिड में कैसा हो जाता है, रेड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लिटमस क्या है, फल, वृक्ष, पात्र, या रंजक, तो सही चीज क्या है, रंजक है, एक तरह का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक ऋणात्मक तत्व है। अधिक ऋणात्मक आपसे पूछा है,
और ऋणात्मक तत्व की प्रवृत्ति क्या होती है? अगर आप इस तरफ जाते हो, किस तरफ? इधर, तो यहाँ पर क्या होती है? जो नेगेटिविटी होती है, इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर आप ऐसे जाते हो तो जो नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, याद रखना है। या हम ये बोल सकते हैं कि आवर्त में, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? समूह में नीचे जाने पर नेगेटिविटी डिक्रीज, और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अधिक ऋणात्मक है? अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन इधर होगा, सोडियम की अगर बात करें तो इधर होगा, लेकिन अगर ब्रोमीन की बात करें तो वो कहाँ होगा? ऊपर होगा, आयोडीन के ऊपर होगा, है ना? ओके। इसके अलावा मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपने अगर सोडियम लिया है तो मैग्नीशियम होगा यहाँ, यहाँ होगा मैग्नीशियम, है ना? ठीक है, आपने ले लिया मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहली बात तो ये कि आयोडीन इस तरफ है, यहाँ। ओके। और ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ऐसा होता है, सोडियम, ब्रोमीन होगा यहाँ, इधर पर सॉरी, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ होगा मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होगा ब्रोमीन, यहाँ पर सेवेंथ में होगा ब्रोमीन। ठीक है, ये फर्स्ट में होता है, ये सेकंड में होता है, और इसके नीचे होता है आयोडीन। तो आयोडीन की तो सबसे कम है विद्युत ऋणात्मकता इन चारों, सबसे कम। क्षारीय धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु है, इन सब की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर आप बचे ये दोनों, इन दोनों में होते हैं विद्युत ऋणात्मक। तो समूह में अगर आप नीचे जा रहे हो तो नेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब कि हाई किसकी होगी? इसकी होगी, ब्रोमीन की, क्योंकि ब्रोमीन ऊपर आता है और आयोडीन आता है नीचे, तो आयोडीन की कैसी होगी? लो होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक तत्व तो अधिक कौन सा है? ब्रोमीन। ओके। आपसे पूछा गया किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये होता है जो कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। उभयधर्मी कौन होते हैं? उभयधर्मी होते हैं ऐसे तत्व जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, जो दोनों से क्रिया करते हैं। और ऐसे तत्व क्या होते हैं? मेनली चार पांच ही होते हैं, जैसे कि आप जिंक को ले सकते हो, जिंक। ठीक है। आप एल्यूमिनियम को ले सकते हो, एल्यूमिनियम भी एक उभयधर्मी तत्व ही है। इसके अलावा आप टिन को ले सकते हो, टिन भी एक उभयधर्मी तत्व है। इसके अलावा आप ले सकते हो किस चीज को? गिलास, गिलास मतलब कांच। इसे हम उभयधर्मी पदार्थ के तौर पर जानते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन नहीं है, सोडियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पर टिन ही दिया है। इसके अलावा जिंक, एल्यूमिनियम भी होते हैं, ये दोनों भी होते हैं ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, धातु जिन्हें संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है, संक्रमण धातु। अब देखो, अगर आप में से कोई बोलेगा कि सभी डी ब्लॉक में आते हैं, नो डाउट सभी आते हैं डी ब्लॉक में, सभी आते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक पैच है, जो ये है कि अगर आप जिंक को देखो, इसका 30 होता है। ठीक है। अगर आप स्कैंडियन को देखो तो इसका कितना होता है? 21 होता है। वहीं अगर आप कैडमियम को देखते हो तो कैडमियम भी है। अब देखो इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में एक कमी है कि इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है ना, डी डी ऑर्बिटल फुल होता है, मतलब भरा हुआ होता है। कैसा रहता है? भरा रहता है। और अगर आप आते हो किस चीज में? पारा में, मतलब मरकरी में, Hg, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक? 80 होता है, आई थिंक, देख लेना, याद नहीं है मुझे। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो डी ऑर्बिटल हो है, डी ऑर्बिट, ये क्या होता है? ब्लैंक होता है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्या होता है? खाली होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है, सॉरी, जो मरकरी है, वो डी ऑर्बिटल में आता है, और डी ऑर्बिटल इसका कैसा होता है? अपूर्ण होता है। कैसा होता है? अपूर्ण। इस वजह से हम मानते हैं कि जो मरकरी है वो संक्रमण है, संक्रमण तत्व की श्रेणी में आता है। वहीं अगर हम जिंक, स्कैंडियम और कैडमियम की बात करें तो इनमें डी ऑर्बिटल फुल होता है, मतलब कि पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। कैसा होता है? पूर्ण भरा रहता है। इस वजह से हम इसे डी ऑर्बिटल, मतलब डी संक्रमण श्रेणी में नहीं डालते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निष्क्रिय गैसों का वर्ग कौन सा है? निष्क्रिय गैस मतलब
अक्री गैस। अक्री अक्री मतलब शून्य समूह। ठीक है, शून्य समूह मतलब जिनके ऑर्बिटल में 18, सॉरी, जिनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, मतलब जिनका अष्टक पूर्ण हो। तो कौन सा है इनमें से जिनका अष्टक पूर्ण है? इसका तो देखो अष्टक पूर्ण है नहीं, 7 वाले का भी अष्टक नहीं है। इसका अष्टक पूर्ण है 2, 8, 8। ठीक है, और इस वाले का अष्टक नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शून्य समूह। शून्य समूह मतलब कौन सा? जिनका अष्टक, जिनका अष्टक पूर्ण हो, उसे हम बोलते हैं शून्य समूह। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको लगा होगा जो बातें मैंने बताई हैं उनमें से कुछ हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको मदद दे सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।